आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रविष्टियों की। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने आपको समझाया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, इसका प्रारूप क्या है, कैसे ये तैयार किया जाता है। एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब साझेदारी का पुनः मूल्यांकन कब किया जाएगा, जब कोई साझेदार का प्रवेश होगा, मृत्यु होगी, अवकाश होगा, उस समय में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता कईयों बार तैयार किया जा सकता है। एक यही वसूली खाता की बात करते हैं जो साझेदारी फर्म के जीवन काल में सिर्फ एक बार ही तैयार किया जाता। दोनों में यही फ़र्क है। पुनर्मूल्यांकन खाता पर हम दोबारा आपसे यहाँ पे प्रविष्टियों की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस पर डिटेल नहीं बताएंगे और इसके प्रारूप पर सीधे हम जाते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि संपत्ति और दायित्वों में कमी और वृद्धि के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है, जो खाता बनाया जाता है, उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब साझेदार जो होते हैं उनकी संपत्ति और दायित्व में कमी वृद्धि होना स्वाभाविक है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे बनाया था पुनर्मूल्यांकन खाता। मूल्यांकन करना यानी आंकना, पुनः आंकना, पुनः संपत्ति और दायित्वों का मूल्य अंकित करना ही पुनर्मूल्यांकन कहलाया है यहाँ पे। और इससे संबंधित जो प्रविष्टियाँ हो सकती है कि या तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगी या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी। और हमने आपको बताया था कि जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती तो हानि होती, और हानि होती इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष की ओर हम लिख देते हैं संपत्ति में कमी। वृद्धि होती तो फर्म को लाभ होता, और लाभ होता इसलिए हमने पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्ति में वृद्धि लिख देते हैं। अब जो भी संपत्तियां होगी उनके नाम से लिखा जाएगा। ऐसे ही दायित्व में वृद्धि होगी तो हानि होगी फर्म को, इसलिए हमने डेबिट में लिखा, और कमी होगी तो फायदा होगा इसलिए क्रेडिट में लिखा। दायित्व से संबंधित ही ये संचय जो है ये दायित्व है, और छूटे हुए दायित्व अर्थात ये दायित्व का ही भाग है, इसलिए इनको भी हमने विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि दायित्व क्यों नहीं लिखाया गया प्रोफार्मा में, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे ही इस क्रेडिट पक्ष में संचय में कमी या छूटी हुई संपत्ति की बात करते हैं तो इन्हें भी संचय जो है वो दायित्व है और छूटी हुई संपत्ति जो है वो फायदा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ संचय में कमी की बात कर लेते हैं। तो ये दायित्व और इनसे लाभ होगा या फिर हानि होगी, अर्थात यहाँ पे हमने पूरे पॉइंटों को समाहित किया। संपत्ति में कमी या संपत्ति में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी, पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ या फिर हानि होने पर क्या प्रविष्टियाँ की जाएगी। और इन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल याद रखना। कैसे याद रखेंगे? हमने जब आपको समझाया था पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप, इसमें देखा था कि डेबिट पक्ष की ओर संपत्ति में कमी लिखा था। अर्थात आप देखिए यहाँ पे डेबिट पक्ष जो है तो पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष है, और डेबिट पक्ष की ओर हमने संपत्ति में कमी लिखा था। और जब संपत्ति में कमी हो रही है तो यहाँ पे प्रविष्टि जो बनेगी वो जो खाता है इसे हम डेबिट कर देंगे, अर्थात हम लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट किससे कर देंगे हम? यहाँ पे जो है संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति रहेगी उस संपत्ति के नाम से हम यहाँ पे कर देंगे। अब संपत्ति नहीं है तो उस हमारे पास तो हम यहाँ पे संपत्ति ही नाम लिख देते हैं, संपत्ति खाते से। अब संपत्ति जैसे भवन है, फर्नीचर है तो भवन लिख देंगे, फर्नीचर लिख देंगे, इस तरह से हम उसका नाम लिख देंगे। और यहाँ पे हम नरेशन जो है वो लिखते हैं, नरेशन जो लिखेंगे कि यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में जो कमी हुई है उसका लेखा किया गया। यहाँ लिखेंगे संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा किया गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। तो बिल्कुल संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर जो प्रविष्टि हमने किया है तो आपने समझ गए होंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाते के यदि डेबिट पक्ष में कोई मद लिखी है तो उस मद को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। और इस खाते के डेबिट पक्ष में इसलिए ये खाता जो है पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो यह
पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा है, इसीलिए जो पुनर्मूल्यांकन जो खाता है, यह खाता को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इससे आप समझ गए होंगे। तो डेबिट क्या होगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, अर्थात संपत्ति में वृद्धि यानी संपत्ति खाता जो है वो डेबिट हो जाएगा। और किससे हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते से, पुनर्मूल्यांकन खाते से। अब बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। और नरेशन वही लिख देंगे, हमने जैसे यहाँ संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा किया वैसे लिख देंगे कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का लेखा किया। यहाँ वृद्धि हुई इसलिए वृद्धि का लेखा किया। अब देखिए कमी हुई थी तो हमने पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट किए क्योंकि डेबिट पक्ष में कमी लिखी है, और यहाँ वृद्धि हुई थी इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसी प्रकार आप देखिए दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है, और दायित्व में जब वृद्धि होगी तो यहाँ पे देखिए वृद्धि जो है वह हमारे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी है, अर्थात जो पुनर्मूल्यांकन खाता है यह डेबिट होगा। और हम प्रविष्टि बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, और किससे, दायित्व से। अब जो भी दायित्व होगा उसका यहाँ पे नाम हम लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का लेखा किया वैसे यहाँ पे दायित्व के मूल्य में वृद्धि का लेखा किया। आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने दायित्व के मूल्य में वृद्धि को लिखा वैसे ही आप देखिए दायित्व के मूल्य में यदि कमी होती है तो इसको कैसे करना, कमी हुई तो यह लिखा है क्रेडिट पक्ष में, अर्थात पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में, तो यह दायित्व क्या होगा, डेबिट होगा, और पुनर्मूल्यांकन खाता को हमें क्रेडिट करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रविष्टि बनाएंगे दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, और नरेशन लिख देंगे कि दायित्व के मूल्य में कमी का लेखा किया। अब जो भी दायित्व होंगे उनका नाम लिखा जाएगा, यहाँ जो भी संपत्ति होगी उस संपत्ति का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। वैसे ही देखिए पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ होने पर, अब यह संचय भी दायित्व है और छूटे हुए दायित्व भी दायित्व है, इसलिए वह इसी प्रविष्टि में आ जाएंगे दायित्व, और यहाँ पे जो है वह भी इसी में आ जाएगा, और संपत्ति जो है तो वो संपत्ति में कमी वृद्धि वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अब बचता हमारा यहाँ पे देखिए आप लाभ या फिर हानि, दो में से कोई एक होगा ये इसमें, और लाभ हुआ तो हम क्या प्रविष्टि यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ होने पर यदि लाभ होगा तो लाभ में कौन कौन बांटेंगे, यहाँ पे जो साझेदार हैं वो बांट लेंगे यहाँ पे, इसीलिए यह कौन से खाते के पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में, डेबिट पक्ष में है। या तो हम यहाँ प्रविष्टि बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट कर देंगे, और ये कौन है, ये साझेदार हैं, ABC XYZ राम मोहन सोहन कोई भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि ये लाभ जो है ये बांटेंगे कौन, साझेदार बांटेंगे, और इसलिए हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं कि साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ का हस्तांतरण होने पर
यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया। बिल्कुल यहाँ पे आपको समझ आया होगा। ये प्रविष्टि जो बनाया हमने, दायित्व, डेबिट और क्रेडिट, ये रहेगा। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर कि हानि हुई है, और हानि हुई है तो जैसे हमने लाभ को यहाँ लिखा है वैसे हमको यहाँ हानि को भी लिखना होगा। हानि किस पक्ष में लिखी है? क्रेडिट पक्ष में, अर्थात जो पुनर्मूल्यांकन खाता, इस पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा? क्रेडिट। यानी ये हानि जो है ये क्या होगी? डेबिट। और डेबिट होगी तो ये हानि किसकी है? साझेदारों की। तो साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट किससे? पुनर्मूल्यांकन खाते से। पुनर्मूल्यांकन खाते से। प्रविष्टि बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था कि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते में हानि का हस्तांतरण किया। इस प्रकार से ये प्रविष्टियाँ बनाई जाएगी और बहुत ही सरल और आसान तरीके से हमने ये बताया आपको। एक बार पुनः बता देते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में जो भी मदें लिखी होगी उनकी प्रविष्टि बनाते समय पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा डेबिट किया जाएगा, और ये बाकी जो मदें लिखी है एक क्रेडिट की जाएगी। वही यदि क्रेडिट पक्ष की बात करें कि पुनर्मूल्यांकन खाता की प्रविष्टि करते समय यदि पुनर्मूल्यांकन खाते क्रेडिट पक्ष में कोई मद लिखी है तो इन मदों का पंजी प्रविष्टि करते समय ये मदें जो है उन्हें हमें डेबिट करना होगा, और जो पुनर्मूल्यांकन खाता है यह क्रेडिट करना होगा। वैसे ही ये मदों के लिए हमने आपको बताया कि ये मदों के संबंध में इन्हें हमेशा क्रेडिट करना होगा। यदि यह आपने सीख लिया तो पंजी प्रविष्टि करना यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो और अधिक स्टूडेंट तक इसे शेयर करते जाएं जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके।